बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंग अज़ीम अव्वल की। और इस जंग अज़ीम अव्वल से सल्तनत उस्मानिया कैसे टूटी और फिर यूरोप ने तुर्की के साथ जो 100 साला मुआहदा किया उससे दुनिया में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। और सबसे अहम बात यह कि यूरोप और तुर्की के 100 साला मुआहदे में कौन कौन सी शिकें शामिल की गईं और इन शिकों में तुर्की पर क्या असरात रूनुमा हुए। और आखिर में इस बात को भी ज़ेर बहस लाएंगे कि ये 100 साला मुआहदा कब ख़त्म होगा और तुर्की मुआहदा ख़त्म होने के बाद क्या करने जा रहा है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली जंग अज़ीम की, जिसे दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानती है। पहली जंग अज़ीम जिसका आगाज़ 1914 से हुआ और मुसलसल 4 साल जारी रही और बिलाखिर 1918 में इख्तिताम पजीर हुई। पहली जंग अज़ीम में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस इत्तेहादी थे और दूसरी जानिब जर्मनी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की इत्तेहादी थे। इस जंग का इख्तिताम जर्मनी और तुर्की के इत्तेहादी ममालिक की शिकस्त पर हुआ। यूरोप पहली जंग अज़ीम में कामयाब हुआ और इसके नतीजे में तमाम हारने वाले ममालिक से मुआहदे किए गए, जिसमें से एक मुआहदा यूरोप ने तुर्की के साथ भी किया, जिसे दुनिया की तारीख का सबसे सख्त तरीन मुआहदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। तो यही वो 100 साला मुआहदा था जो यूरोप ने तुर्की से किया, जिसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया, जिससे न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुँचा और न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ बल्कि इसके साथ साथ मुसलमानों की उस ताकत को भी नुकसान पहुँचा जो कि 3 बराज़मों तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, ये 100 साला मुआहदा स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लुज़ैन में किया गया, जिस वजह से इस मुआहदे को ट्रीटी ऑफ लुज़ैन कहा जाता है। 24 जुलाई 1923 में ये मुआहदा अगले 100 साल तक के लिए तुर्की के साथ किया गया, जिसको फ्रेंच ज़बान में लिखा गया था। और इस मुआहदे में 5 नहायत ही सख्त तरीन शिकें रखी गईं। तो आइए जायज़ा लेते हैं ट्रीटी ऑफ लुज़ैन की इन शिकों का, जिन्होंने तुर्की को अगले 100 साल तक के लिए जंजीरों में जकड़ के रख दिया। तो इस मुआहदे की पहली शिक ये थी कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस शिक का मतलब महज किसी गवर्नमेंट या बादशाह को तब्दील करके कोई नई गवर्नमेंट तश्कील देना मकसूद नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद 3 बराज़मों में फैली मुसलमानों की हुकूमत और ताकत को ख़त्म करना था, जिसने कमोबेश पिछले 650 साल तक हर मैदान में दुनिया पर हुकूमत की थी। और इसी मकसद के पेश नज़र सुल्तान के ख़ानदान के बहुत सारे अफराद को शहीद कर दिया गया और कुछ शाही ख़ानदान के अफराद लापता हो गए और जो अफराद बाकी बच गए उनको जला वतन कर दिया गया, जिसका मकसद ये भी था कि शाही ख़ानदान को इस तरह कमज़ोर कर दिया जाए कि 100 साल के बाद भी दोबारा सल्तनत उस्मानिया का क़याम नामुमकिन हो जाए। तो दोस्तों, शिक नंबर 2 ये थी कि तुर्की को सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा। तो इस शिक के तहत तुर्की के रहने वाले मुसलमानों की मजहबी और अखलाकी इक़दार पर कुछ इस तरह से हमला किया गया कि तुर्की में इस्लाम की अशात व तबलीग पर पाबंदी आयद कर दी गई, मसाजिद को ताले लगा दिए गए और अजान देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। और ये भी कहा जाता है कि औरतों को नकाब करने से भी सख्ती से मना कर दिया गया। और हर वो कोशिश की गई जिससे तुर्की में रहने वाले मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए और मुसलमानों के जज्बा ईमानी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही। तो दोस्तों, शिक नंबर 3 का जायज़ा लेते हैं। तो शिक नंबर 3 ये थी कि सल्तनत उस्मानिया के तमाम असासे यूरोप के कब्ज़े में चले जाएंगे, जिन पर तुर्की और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और उनके ख़ानदान का कोई हक़ न रहेगा। तो इस शिक के मुताबिक जो भी मालो मता और असासे हाकिम वक्त के और उसके ख़ानदान के पास थे, सब पर यूरोप ने कब्ज़ा कर लिया और तुर्की को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया गया ताकि 100 साल के बाद दोबारा अपने हक़ के लिए बात करने की हिम्मत भी न कर सकें और तुर्की हमेशा के लिए यूरोप का मकरूज़ बन के रह जाए। तो इस मुआहदे की शिक नंबर 4 ये थी कि तुर्की अपनी ही ज़मीन से किसी भी किस्म के मादनी ज़खायर नहीं निकाल सकेगा। तो इस शिक का मतलब तुर्की में मुआशी बहरान पैदा करना था और मुआशी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई ताकि तुर्की कभी भी खुद कफ़ील ना हो सके और दीगर ममालिक से अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीदे और इसके लिए भी तुर्की को कर्ज़ा लेना पड़े और मुआशी तौर पर हमेशा के लिए कमज़ोर रहे। और इस मुआहदे की शिक नंबर 5 ये थी कि तुर्की के समंदर बासफोरस पर वाक़े बंदरगाह, जिसे बासफोरस पोर्ट कहते हैं, जिससे तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। तिजारती लिहाज से इस बंदरगाह की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, जिससे गुज़रते हुए यूरोप को टैक्स अदा करना पड़ता था।
اس سے بھی ترکی کو محروم کر دیا گیا اور خود اس بندرگاہ پر ناجائز قبضہ کر لیا، جس سے یورپ نے اپنے معاشی حالات مستحکم کرنے میں بہت مدد لی اور ابھی تک اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ 100 سالہ معاہدہ جس نے سلطنت عثمانیہ کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ترکی کو بھی ہر لحاظ سے بہت کمزور کر دیا اور 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کو 40 مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا، اور پھر ایسی سازشیں کی جانے لگیں کہ ان ممالک کو بھی ایک دوسرے سے دور کیا جاتا رہا، اور آج بھی ایسی ہی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں پھر سے مسلمانوں کی کوئی نئی طاقت مارز وجود میں نہ آ جائے۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 میں ہوا، جو کہ 100 سال پورے ہونے کے بعد 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے کو قبول کرنے کے علاوہ ترکی کو اور کوئی آپشن نہیں دیا گیا تھا، بلکہ واضح کہا گیا تھا کہ اگر ترکی اس معاہدے کو قبول نہیں کرے گا تو اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا، اور مجبوراً یہ معاہدہ قبول کروایا گیا۔ جی ہاں، تو دوستو، یہ تھا ترکی اور یورپ کے مابین کیے جانے والا معاہدہ جو کہ 2023 میں ختم ہونے والا ہے۔ معاہدے کے اختتام پر ترکی کیا کرنے جا رہا ہے اور ترکی کیا کرے گا، تو اس کا جواب ترکی کے صدر طیب اردوان کئی بار دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ایسا نہیں رہے گا جیسا اب ہے۔ مطلب بہت آسان ہے کہ ترکی اپنے کھوئے ہوئے اثاثے واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ تیل اور گیس کے بہت سارے ذخائر ترکی میں موجود ہیں، ترکی اپنے معدنی ذخائر زمین سے نکالے گا، باسفورس پورٹ پر ترکی اپنا قبضہ واپس لے گا اور یورپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے ترکی اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو بھی واپس لینا چاہے گا۔ الغرض وہ تمام پابندیاں ہٹ جائیں گی اور معاشی طور پر ترکی ایک بڑا ملک ابھر کر سامنے آئے گا اور اپنی کھوئی ہوئی پہچان دوبارہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی بات کی یورپ کو اور امریکہ جیسے ممالک کو بہت گہری تشویش ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ علمی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ آپ سب کا شکریہ۔